नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथ आशीष में आपका स्वागत है। आइए आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से DU MA पॉलिटिकल साइंस जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था उसके क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक आज सॉल्व आउट करते हैं एवं उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो DU MA पॉलिटिकल साइंस का बनाया हुआ है, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसे एक बार जरूर देख लें। उसके बाद इस वीडियो को शुरुआत करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि DU का जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम मॉडरेट लेवल के होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ या बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं होते हैं। जैसे BHU में अगर देखा जाए तो BHU क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इजी पूछे जाते हैं, लेकिन DU के एग्जाम थोड़े मॉडरेट लेवल के होते हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रिपरेशन अच्छी करनी आवश्यक हो जाती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 51 आया था, राजूकास वेयर अपॉइंटेड बाय अशोका टू परफॉर्म विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको बता दें जो राजूका था वो अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन में वो क्या काम करता था, तो वो जुडिशियल फंक्शंस का जो काम है वो राजूका का काम होता था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, इसमें क्या आया था, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू जम्मू कश्मीर कंपेयर टू द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल था वो कब उसको खत्म किया गया, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा इसे 5 अगस्त 2019 को खत्म किया गया था, अबोलिश किया गया था। और कौन सा आर्टिकल था, वो आर्टिकल 370 था। तो ये आप लोगों को पता ही है, ये आसान है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, इसमें क्या आया था, वासनर एग्रीमेंट सिक्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एक्सपोर्ट ऑफ। तो जो वासनर एग्रीमेंट जो है वो आखिर किस लिए किया गया था, तो वासनर एग्रीमेंट जो हुआ था अरेंजमेंट, वो मेनली जो है कॉन्वेंशनल आर्म्स, ड्यूअल यूज गुड्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट और स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स, ये चारों के लिए किया गया था। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो इसका राइट ऑप्शन 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन इसका बी होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है था, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज मॉडर्न बिकॉज। हम लोग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को मॉडर्न क्यों कहते हैं। इंडिया वॉज ऑलवेज मॉडर्न, क्या इंडिया हमेशा मॉडर्न था। मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज थिंकर्स, क्या थिंकर्स के द्वारा पॉलिटिकल आइडियाज में इक्वालिटी और लिबर्टी उसको इन्फ्लुएंस किया गया। या तो मॉडर्निटी बिगन्स इन 19th सेंचुरी, वो 19th सेंचुरी में मॉडर्निटी बिगन्स होता है इसलिए कहते हैं। या तो फिर द ब्रिटिश वेयर मॉडर्न आर ब्राउट टू मॉडर्निटी इंडिया, क्या ब्रिटिश मॉडर्न थे इसके वजह से कहते हैं। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर दिखता है वो हमारा ऑप्शन 2 है, बिकॉज द basic principles like liberty and equality influence these thinkers in the modern era, so we call this era as modern Indian era. इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या आया था, द ineffectiveness of the protection of civil right act 1955 led to the enactment of which particular act in late 1980s। मतलब 1980 के अंत में कौन सा ऐसा एक्ट लाया गया था जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट को जो है वो खत्म किया था। अब देखते हैं कि इसमें पहला जो दिया हुआ है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट, ये था क्या। द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट, ये था क्या। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये था। या तो फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, ये चारों में से कौन था। तो हम देखते हैं कि इसमें से ऑप्शन 2 जो है द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट, जो कब लाया गया था, जो 1989 में लाया गया था, जिसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 56 में ये पूछा गया था कि आसिया बर्लिन की स्वतंत्रता संबंधी जो कल्पना है वो निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो देखते हैं, चूंकि हम लोगों को पता है 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी हो या 4 एसेज ऑन लिबर्टी, ये दोनों पुस्तक जो है वो आसिया बर्लिन की है। तो बर्लिन मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, ये बिल्कुल सही है। नेगेटिव लिबर्टी मीन्स नॉट बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स टू अटेन वंस गोल्स, क्या ये बात है। अब देखते हैं द कैपेसिटी और इनकैपेसिटी टू फुलफिल वंस डिजायर बिलोंग्स टू इंडिविजुअल हिमसेल्फ, ये भी सही है। या तो 4th द स्टेट
कैन ओनली सिक्योर पॉजिटिव लिबर्टी टू द इंडिविजुअल। तो ऑप्शन 2 जो देखते हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है, यानी कि जो पॉजिटिव लिबर्टी की जो बात है वो अपने अंदर से आती है, वो स्टेट के द्वारा इसे इम्पोज नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन 4 जो है वो गलत है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या है। 57 ही आया था, द टर्म वाशिंगटन कंसेंसस इज अनदर वे टू डिस्क्राइब, यानी वाशिंगटन कंसेंसस से हम लोग क्या डिस्क्राइब करते हैं। इसमें देखते हैं पहला जो है नियो लिबरलिज्म एंड इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एज मॉडर्नाइजेशन विथ ट्रस्ट टू स्टेबलाइज प्राइवेटाइज एंड लिबरलाइज। दूसरा है मल्टीकल्चरलिज्म फोकस्ड ऑन ए पॉजिटिव इंडोर्समेंट ऑफ डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द राइट ऑफ डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स टू रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। तीसरा है मैकडोनल्डाइजेशन वेयर बाई ग्लोबल कमोडिटीज एंड कॉमर्शियल एंड मार्केट practices associated with the last food industry have come to dominate more। ये था, एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ये था, या तो फिर protectionism and is a set of policies pursued at the expense of other states that are believed to be in their own country's short term नेशनल इंटरेस्ट। क्या ये था? तो इसमें देखते हैं हम, जो राइट आंसर है जो वाशिंगटन कंसेंसस से है वो ऑप्शन 1 है, यानी कि नव उदारवाद तथा आधुनिकीकरण के रूप में विकास के मॉडल पर आधारित था ये, जिसमें अस्थायित्व, निजीकरण और उदारीकृत होने की चाह, यानी इसकी बात की गई थी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछा गया था विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म के बारे में सत्य कथन बताएं। तो इसमें हम हिंदी में पढ़ते हैं इसको। मार्क्स ने उदारवादी कल्याणकारी राज्य का समर्थन देता है। क्या मार्क्स देते थे? बिल्कुल नहीं। पूंजीवाद के अंतर्गत मुक्ति के लक्ष्य को हासिल करना असंभव है। क्या ये? तो ये बात वो कहते हैं। इसके बाद पूंजीवाद के अंतर्गत केवल मजदूर ही अलगावित महसूस करते हैं। नहीं, पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें उत्पादित शक्तियां अपने शीर्ष पर पहुंचती है। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है AC, AD, AB और BD, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन B और ऑप्शन D होगा, यानी कि हम लोग देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। इसके बाद देखते हैं, ये आसान क्वेश्चन है 59। इसमें क्या पूछा गया था? मैच द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया था। इसके बाद जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो कहाँ से लिया गया था? वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है हमारा? वो USA से लिया गया है। और प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है वो कहाँ से लिया गया? वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया, यानी कि फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन B होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या था। ये आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एक स्टेटमेंट इसमें गलत दिया हुआ है। रॉल्स एंड डॉर्किन आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ द आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सही है। रॉल्स गेव प्रायोरिटी टू द डिफरेंस प्रिंसिपल ओवर द प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये गलत है। इसके बाद है मार्था नेबुसम इज एसोसिएटेड विथ कैपेबिलिटी अप्रोच, ये सही है। द आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी इज एसोसिएटेड विथ माइकल वॉल्जर, ये भी सही है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो गलत है वो है आपका रॉल्स गेव प्रायोरिटी टू द डिफरेंस प्रिंसिपल ओवर द प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, ये इसका गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 61, इंडिया हैज साइंड कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA विथ। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो सिंगापुर एंड जापान होगा, यानी ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या आया था। इसमें आया था इन मार्क्सिज्म फिलॉसफी मोड ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रफली इक्वेटेड विथ। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन को रफली किससे इक्वेट किया जाता था? फोकस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलता है वो ऑप्शन 1 है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। चूंकि वो बताते हैं कि लेबर और प्रोडक्शन दोनों एक दूसरे से बहुत हाईली एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके बाद क्वेश्चन आया था 63, सप्तांगा थ्योरी ऑफ द स्टेट वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो ये पता है सप्तांगा थ्योरी कौन दिए थे? वो कौटिल्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दिए थे। इसके बाद 64 क्वेश्चन आया था विथ विच आइडियोलॉजी वुड यू एसोसिएट द आइडिया ऑफ अ स्टेट एज अननेसेसरी इविल। तो
कौन सी विचारधारा के अंतर्गत राज्य को एक अनावश्यक शत्रु या अनावश्यक बुराई माना जाता है? तो ये जो है वो एनार्किज्म यानी अराजकतावादी के लिए माना जाता है। चूंकि अराजकतावादी कौन लोग होते हैं? वे वो लोग होते हैं जो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, अनावश्यक बुराई मानते हैं, चूंकि वो राज्य को कभी प्रायोरिटी देते ही नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। नेगेटिव लिबर्टी शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कंडीशंस ऑफ इट्स एक्सरसाइज सेड। तो ये जो इसका नकारात्मक स्वतंत्रता को उनकी प्रयोग करने परिस्थिति से अलग करके देखना चाहिए, यह कथन किसने कहा है? तो ये जो कथन है वो किसका है? वो आयसिया बर्लिन का है, वो हॉब्स, पॉपर या मिल्स का नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। नेहरू इज कंसिडर्ड ए सेकुलर थिंकर। नेहरू को हम लोग धर्मनिरपेक्ष क्यों बोलते हैं? क्या वो ऑन अकाउंट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी, उनके ऑटोबायोग्राफी के आधार पर बोलते हैं, या तो फिर बिकॉज ही वाज ए कश्मीरी पंडित इसके आधार पर बोलते हैं, बिकॉज ही वाज ए पॉलिटिशियन इसके आधार पर बोलते हैं, या तो फिर बिकॉज ही बिलीव्ड दैट द स्टेट शुड नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन, क्या इसको बोलते हैं? तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वो कभी भी रिलीजन को पॉलिटिक्स में सपोर्ट या पॉलिटिक्स में इंडल्ज करने की बात नहीं करते थे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 67 आया था वो क्या आया था कि द डिक्टम इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये किसके द्वारा लिखा गया, यह किसके द्वारा प्रपोन्ड किया गया? तो ये बात पता है कि इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म की जो बात है वो लेनिन के द्वारा प्रपोन्ड की गई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपोनेंट ऑफ प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस? तो ये जो है ये रॉबर्ट नॉजिक से रिलेटेड है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 69। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी जस्टिफिकली कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न प्रोपाउंडर ऑफ द आइडिया ऑफ नेगेटिव लिबर्टी? तो नेगेटिव लिबर्टी की जो बात है वो हॉब्स से माना जाता है, क्योंकि हॉब्स जो है वो सबसे पहले नकारात्मक स्वतंत्रता की बात किए थे। इसके बाद लॉक की बात करें तो लॉक जो है वो प्रथम लिबरलिज्म के प्रोपाउंडर माने जाते हैं। इसके बाद मैकियावेली, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, और जे.एस. मिल, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और वुमेन्स के वोट के लिए सपोर्ट करते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। हु अमंग द फॉलोइंग गिव द लॉ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्टोरल सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम? तो इलेक्टोरल सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम के बीच में जो सपोर्ट किए थे वो कौन किए थे? वो मॉरिस डुवर्जर जो है वो किए थे, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 2 सही होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 70 आया था हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मॉडर्नाइज द ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल लॉ? तो नेचुरल लॉ के जो सबसे पहले प्रोपाउंड किए थे, मतलब उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश किए थे, वो थॉमस हॉब्स का नाम उसमें सबसे पहले आता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हु अमंग द फॉलोइंग आर द प्रोपगेटर ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच? तो जो कैपेबिलिटी अप्रोच है वो मेनली किससे है? वो मार्था नेबुसम एंड अमर्त्य सेन से रिलेटेड है, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा। इसके बाद देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड फॉर हैविंग डिस्कवर्ड द एंशिएंट टेक्स्ट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र की खोज किसने की थी? तो ये जो है अर्थ समाजशास्त्री, ऑप्शन 3 वो इसका राइट ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि उन्हीं ने सबसे पहले खुदाई के दौरान इसे खोजा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया था हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द प्रोपोनेंट ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी? तो जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है उसके प्रोपोनेंट कौन करते हैं? वो इमैनुअल वॉलस्टीन का नाम उनमें सबसे पहले आता है, यानी इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनपीटी एंड सीबीटी? तो एनपीटी के बारे में क्या कहा गया है? इंडिया हैज नाइदर साइंड एनपीटी नॉट रेटिफाइड इट। तो ये बात जो है वो सही है कि इंडिया जो है एनपीटी नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी था उसे साइन नहीं किया था। इसके बाद ऑप्शन 2 है इंडिया हैज साइंड सीटीबीटी, जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी था, क्या उसे इंडिया साइन किया था? बिल्कुल नहीं, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो करेक्ट इसमें है, वो ऑप्शन 1 है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर सारी बातें समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।